यस सर। अच्छा माशाल्लाह, चलो फिर तो सही है भाई, वो तो है ही अमेरिकन नेशनल। यहाँ तो मैं बिल्डिंग ये तो में गिरा है तो कौन पूछेगा इनसे। तुम टिके हुए हैं अभी थोड़े वक्त के लिए, अभी थोड़े दिन बाद खुद ही बाहर चले जाएंगे। भाग जाएंगे मतलब? यस सर। अच्छा। नेक काम करके भागेंगे सर, नेक काम करके। सर आपके स्पीकर में कुछ हो गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, और नॉइज बहुत। सर माइक के पोर्ट को चेक करें, माइक के पोर्ट को। ओके बेटर। सर अभी भी कुछ माइक का मसला है आपका। सर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर लें माइक के लिए। ये भी रहने दें वीडियो भी, और फ़ोन को भी कनेक्ट कर लें। अच्छा, फोन को कनेक्ट तो कर सकता हूँ, फोन को कनेक्ट करने से क्या होता है? और अपना लैपटॉप पर म्यूट कर दें। हेलो। सर अब हेलो। परफेक्ट है बिल्कुल। अभी भी परफेक्ट। जी सर, अब वाइब्रेट? आवाज आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है। वीडियो रहने दें अपने लैपटॉप की, और आपका प्रेजेंटिंग भी आप लैपटॉप से करें। अपने फ़ोन की वीडियो बंद कर दें, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जस्ट यूज़ योर फ़ोन फॉर ऑडियो। मैं ये यहाँ से साइन आउट कर जाऊं तो बेहतर नहीं है लैपटॉप से? सर साइन आउट सर करेंगे तो फिर आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रेजेंट। आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रेजेंट। ओके सर, पर लेकिन रिकॉर्डिंग शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप सिर्फ लैपटॉप से करते हैं ना। ये नहीं, इसके ऊपर भी रिकॉर्डिंग हो रही है बिकॉज मेरे पास वाइब्रेशन आ रहे हैं यार। सर आपकी मर्जी है वैसे अल्टीमेटली। नहीं, अब सही है। मैंने अपने वॉल्यूम को जीरो कर दिया वहाँ पे,
का प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो यू कैन लिसन नाउ, राइट? अब आपको आवाज आ रही है? बहुत क्लियरली सर। चलो ग्रेट। अच्छा, हमने कल बात की थी कि 3 तरह के स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वन इज टेक्निकल स्किल्स, सेकंड इज इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड थर्ड इज कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स के लिए मैंने कोई शायद और वर्ड यूज किया था। और इसी तरीके से जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसको ह्यूमन स्किल्स भी कहते हैं। यानी उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप ह्यूमन से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकें और उनसे वो काम करा सकें जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ये ह्यूमन स्किल्स में आता है। आप कैसे निगोशिएट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। और टेक्निकल स्किल तो बेसिकली वो स्किल्स हैं जो आपकी नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, टेक्निकली आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए मार्केटियर, यू आर ए सप्लाई चेन प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें आपकी टेक्निकल स्किल्स में आती हैं। मेहदी साहब भी जो अभी काम इनको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ये एक टेक्निकल स्किल है, इसके अंदर टेक्निकल स्किल ज़्यादा है। फिर एक और चीज़ कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। हर आदमी की और हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जैसे कि आपकी जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं, जो आपकी पर्टिकुलर नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, ये सब मिल करके आपका कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करता है। और लोगों को पता होता है जनाब इनका कॉम्पिटेंट किस चीज़ में कॉम्पिटेंट है, इनका कोर कॉम्पिटेंस एरिया क्या है। मिसाल के तरह आप लॉयर हैं तो यू आर ए गुड लॉयर, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छे स्पीकर भी हैं और उसके अलावा आप अच्छे प्रेजेंटर भी हैं, या ये कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अच्छा यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब आपकी कोर कॉम्पिटेंस आ जाती है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में अभी पिछले 30-40 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के सिलसिले में ये बात आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए, ये जो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली 400 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वो सारी चीज़ें हैं जो कि इन मैनेजमेंट की बुक्स में लिखी हुई है। इनका बहुत कम रेफरेंस आप देखेंगे कि पुरानी चीज़ों से ये रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट वजूद में ही उसी वक्त आई जब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जिस्टेंस हुई, यूरोप में, अमेरिका में और फिर बाकी सारी दुनिया में। उससे पहले लोग जो है इतने बड़े स्केल पे काम नहीं करते थे। इतने बड़े स्केल के ऊपर से 2-3 काम होते थे। एक बड़े स्केल पे काम होता था फौज का, उसकी मैनेजमेंट होती थी। एक बड़े स्केल पे काम होता था ब्यूरोक्रेसी की, वो पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी होती थी, उसकी मैनेजमेंट होती थी। और एक बड़े स्केल पे काम होता था और छोटे स्केल पे भी काम होता था, वो एग्रीकल्चर था। 90% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे उस जमाने में, और 10% लोगों में से 1-2% फौज में चले जाते थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में चले जाते थे। जो 6-7% बच जाते थे वो ट्रेडिंग करते थे, या तो शॉपकीपर्स होते थे, या कॉपलर्स होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, किसी प्रोफेशन में होते थे इस तरह के, या फिर वो ट्रेडर्स होते थे। और ज़्यादातर उनमें स्मॉल स्केल ट्रेडर्स होते थे, और बहुत कम होते थे जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते थे जिनके बड़े बड़े कारवांस जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करते थे। तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा हज़ारों एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ के ज़रिए ये सारा कुछ मैनेज करते थे। तो एज सच ये मैनेजमेंट जो अभी हम देख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वजूद में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कभी भी लोगों ने फुल टाइम जॉब नहीं किया था। फुल टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप देखें कि लोग अगर शॉपकीपर भी होते थे तो वो सुबह फजर की नमाज पढ़ करके 7-8 बजे दुकान खोलते थे और 1-2 बजे वो बंद कर देते थे, बस। क्योंकि शॉप पे बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके पास जितने गैजेट्स आजकल हैं उतने गैजेट्स उस ज़माने में लोग यूज़ नहीं करते थे। ना इतने ड्रेसेस यूज़ करते थे जितने हम ड्रेसेस यूज़ करते, ना इतने शूज़ यूज़ करते थे जितने वो यूज़ करते थे। तो इसलिए बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी जो शॉप पे बिकती थी, और उसके लिए उनके लिए 4-5 आवर्स के लिए शॉप को ओपन करना काफ़ी होता था। और फौज में भी जाहिर है कि वो लोग
उनको तनख्वाहें तो मिलती थी, उन तनख्वाहों की शक्ल ये होती थी कि बाद लोगों को साल में तनख्वाह मिलती थी, बाद लोगों को जागीर दे दी जाती थी कि जनाब ये आपकी पूरी जागीर है, आप 5,000 फौजी हर वक्त तैयार रखें। और बाद लोगों को इजनास की शक्ल में सैलरी मिलती थी, बाद लोगों को साल में एक दफ़ा सैलरी मिलती थी। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से चलता था, क्योंकि कैश का एज सच ज़्यादा यूसेज नहीं था, तो इसलिए कमोडिटी का ज़्यादा यूसेज था, बार्टर का ज़्यादा यूसेज था, और ऑफ कोर्स कॉइन्स भी यूज़ होते थे, क्योंकि कॉइन्स कन्वीनियंट होते हैं, कॉइन्स बेसिकली वैल्यू कैरी करते हैं, तो आपको वो वैल्यू को स्टोर करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप बार्टर सिस्टम में किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो पेरिशेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, तो इसलिए कॉइन्स में स्टोर करना कन्वीनियंस होता है, इसलिए कॉइन्स भी यूज़ होते थे। तो जब फुल टाइम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में हज़ारों लोगों ने काम करना शुरू किया, तो लोगों के पास इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उन्होंने सारा मैनेजमेंट का जो टेक्निक लिया वो आर्मी से लिया, क्योंकि आर्मी पिछले हज़ारों साल से मैनेज हो रही थी, तो उनका जो मैनेजमेंट का तरीका था उन्होंने बिल्कुल उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए मैनेजमेंट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप देखेंगे वो है जो आर्मी में यूज़ होती है, जैसे स्ट्रेटजी है, स्प्रिट ऑप्स है, टैक्टिक्स है, ये सारी चीज़ें आर्मी से, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आर्मी से आई है, लीडरशिप की टर्मिनोलॉजी भी आर्मी से आई है। तो उन्होंने उसको उसी तरह अप्लाई कर दिया है, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है, आपको अगर ठीक 8 बजे आर्मी में अपने ड्रेस के साथ वेयर करके ज्वाइन करना है तो यू हैव टू ज्वाइन एट 8 o'clock। देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि कोई 8 बजे के बाद ज्वाइन करेगा। तो इसलिए उन्होंने फिर इसी तरीके से वही चीज़ इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर दी कि लोग ठीक 8 बजे आएंगे, पंक्चुअल होंगे, जो लेट होगा उसकी सैलरी काट दी जाएगी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता था, जैसे आर्मी में है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, आप ड्यूटी पे हैं तो आप अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी पे मौजूद हैं जंग में। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उन्होंने वो डिसिप्लिन और सारी चीज़ें इंडस्ट्री में अप्लाई कर दी। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों ने रियलाइज़ किया कि जनाब, ख़ास तौर पे उस वक्त रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गई जब अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को रिप्लेस किया नॉलेज वर्कर्स ने। अब ऑर्गेनाइजेशंस में नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं, यानी कोई आपको अनस्किल्ड आदमी बहुत कम नजर आएंगे। ज़्यादातर लोग स्किल्ड होते हैं, किसी एक काम में उनकी एक्सपर्टीज होती है और वो काम वो करते हैं, और उसके अंदर उनको मसलसल ट्रेनिंग दी जाती है, अपग्रेड किया जाता रहता है, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो दे आर नॉलेज वर्कर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं, तो जब नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं तो आप उनके ऊपर अगर आर्मी वाला वो डिसिप्लिन लगाएंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि आर्मी के अंदर जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे बनती है, जबकि बिजनेस में जो स्ट्रेटजी बनती है वो कंपटीशन के बेस पे बनती है। आर्मी के अंदर स्पायोनेज इज लीगल, बिजनेस के अंदर स्पायोनेज इज इलीगल। आप अपने कॉम्पिटिटर्स की जासूसी नहीं कर सकते, आप बिजनेस इंटेलिजेंस तो कर सकते हैं, अगर आप स्पायोनेज नहीं कर सकते। और यूनिलीवर को बहुत कुछ पे किया था पीएनजी ने, जब उनके गार्बेज को उन्होंने किसी तरीके से, उनके एग्जेक्टिव्स ने अपने ऑफिस में मंगवा लिया था थ्रू और गार्बेज कलेक्टर, और फिर उसको अपने एडवांटेज में यूज करने की कोशिश की थी। स्पाइनेज इज इलीगल। फिर इसी तरीके से वॉर में जो है आप बेट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर धोखा नहीं दे सकते। आप सिक्रेसी तो मेंटेन कर सकते हैं, बिजनेस में धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आर्मी की लीडरशिप इज टोटली डिफरेंट, स्ट्रेटेजी से ही डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम बिजनेस। तो इसलिए फिर बिजनेसेस ने जब ये रियलाइज किया, बिजनेसेस में फिर अपने नए प्रैक्टिसेस आए जो कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थे। जैसे अब आप देखेंगे फ्लेक्सी आवर्स है, वर्क फ्रॉम होम है, और टाइम के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर अब इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो ये सारे प्रोसेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुए, और अब जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हैं कंपेयर टू दैट इन द पास्ट। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
यस सर। ये स्टोरी पहले भी बता चुका हूँ मेहदी साहब। आई बिलीव सो सर, एक आध मॉड्यूल में आपने रिपीट की है ये। जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं इसी तरह की चीज़ बात करता हूँ स्ट्रेटेजी समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी ये बात समझाना ज़रूरी थी, तो मैंने ये बात आपको बता दी कि ये मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस आई कहाँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि भाई 17th सेंचुरी में फलां साहब ने ये बात कही, 18th सेंचुरी में फलां साहब ने ये बात कही, 19th सेंचुरी में फलां साहब ने ये बात की। कहीं पे आपको शायद ही कोई रेफरेंस मिले जो कहे 13th सेंचुरी में ये चीज़ थी और अब उसको ये किया जाए, बिकॉज दीज आर ऑल रिसेंट प्रैक्टिसेस। ये जो बात होती है ना कि हमने एक बस मिस कर दी है, वो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बस है, अब उसकी 6th वेव चल रही है, हमने वो बस मिस की है और मुसलसल बसेस मिस करते जा रहे हैं। दैट इज वी आर पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। तो उन्होंने रिसेंट चेंजेस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो सबसे पहली चीज बात की है वो है रीस्ट्रक्चरिंग और आउटसोर्सिंग। अच्छा जनाब, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जी मेहदी साहब। तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, अगर मौका लगे तो जरूर देखिएगा। वो चिक फिले की सक्सेस स्टोरी है। उनका मॉडल बहुत डिफरेंट है, वो मतलब उन्होंने शायद वो इससे रिलेटेड हो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से, तो उस पर भी कमेंट जरूर करिएगा। आपने शेयर की है? जी जी सर, वो मेन ग्रुप में है, पीजीडी के मेन ग्रुप में। अच्छा, मैं देखता हूँ, अभी उसको देखता हूँ, ठीक है। अभी अभी देखने की जरूरत नहीं, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर क्लास। बाद में कर सकते हैं, आई कैन डू आफ्टरवर्ड्स ना, अगली क्लास में कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, जब आपकी मर्जी हो, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कंट्रीब्यूशन। ओके ग्रेट। तो अब आप ये देखें कि बिजनेसेस में स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं? जैसा भी हम बात कर रहे थे उबेर से, तो वो जनरल मैनेजर, मैनेजर इन पोजीशंस की बात हो रही थी। ये पोजीशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बता रहे होते हैं। आप कहीं भी जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको कोई स्ट्रक्चर नजर आएगा। डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात होगी। लेकिन स्ट्रक्चर बनाते ही क्यों है? देखिए, शुरू में जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है ना, तो आमतौर पे एक आदमी काम शुरू करता है और वो उसके अपने साथ कोई एक आध पार्ट टाइम, दो आदमी पार्ट टाइम ले लेता है और कोशिश करता है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को इनिशिएट करे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मकसद होता है बिजनेस को सक्सेसफुल करना। अच्छा, जब बिजनेस सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन टू कैरी आउट ऑल फंक्शंस। एक एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में आप देख सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी अकाउंटिंग भी खुद देख रहा होता है, ऑपरेशंस भी खुद देख रहा होता है, मार्केटिंग भी खुद देख रहा होता है, तो इवन प्रोडक्शन भी खुद देख रहा होता है। तो एक छोटे से सेटअप के लिए ये पॉसिबल है। लेकिन जाहिर है कि वक्त के साथ साथ बिजनेस के सेटअप्स ग्रो करते हैं, फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, बिजनेसेस एक्सपैंड होते हैं, आप मजीद बिजनेसेस भी अपने बिजनेस में ऐड करते हैं, तो एज ए रिजल्ट आपको मजीद लोगों की जरूरत पड़ती है। अब एक आदमी या दो तीन आदमी या चार आदमी सारा काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको शायद 20-30 लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर 100 लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर मे बी 500, 1000, 10,000 लोग। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 लाख लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। जनरल इलेक्ट्रिक में तकरीबन 1 लाख लोग काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में तकरीबन 1 लाख लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये जब इतने सारे लोगों को क्यों हायर किया जाता है? इसलिए हायर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम इतना ज्यादा हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसको एक आदमी नहीं कर सकता। तो फिर आप लोगों को हायर करते हैं और काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनाब ये साहब ये काम करेंगे, ये साहब ये काम करेंगे, ये साहब ये काम करेंगे, और ये साहब इस लेवल का काम करेंगे, ये साहब इस लेवल का काम करेंगे। जब ये सारे लोग अपने काम करेंगे, केपीआईज अचीव करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी केपीआईज अचीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी, राइट स्ट्रेटेजी। दैट्स व्हाई यू हायर पीपल। अच्छा, जब आप लोगों को हायर करते हैं तो आप उसको हैपेसर्ड वे में नहीं हायर कर सकते। उनको जाहिर है कि आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि पता चले कि किसने क्या काम करना है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किसको सपोर्ट करना है, सो दैट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सके। तो फिर आप उसके लिए लेयर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आप पीएसओ में जाके देखें, पीआईए में जाके देखें, अमरेली स्टील में जाकर के देखें,
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके तहत लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया है। पता चलता है कि इसमें डिसीजन मेकर कौन है, की डिसीजन मेकर कौन है, जो वर्क करने वाले लोग कौन है, ये सारा कुछ पता चल रहा होता है और इस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में काम को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू मेक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से बनाते हैं। मैनेजमेंट आप ये लर्न करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। फिर आप ये देखें कि जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत पेश आती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत क्यों पेश आती है कि आप दोबारा फिर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डीलेयरिंग कर रहे हैं, अप साइजिंग कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट साइजिंग कर रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिसेस आजकल बहुत कॉमन है एंड आई होप कि इनके मतलब भी आपको पता होंगे। ये इसलिए किए जाते हैं कि देखिए बिजनेस के अंदर पहले जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती थी वो काफ़ी लॉन्गर टर्म के लिए होती थी, 3 साल 5 साल इवन 10 साल तक एक स्ट्रेटजी होती थी। अब इस कॉम्पिटिटिव एरा में एक स्ट्रेटजी 1 साल 2 साल से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है, और वो भी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो स्ट्रेटजी अडाप्टिव होते हैं कि जिस तरह से सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लें, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर हम आगे चीज़ों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेकर के आते हैं। तो आप फर्ज कीजिए कि आप एक स्ट्रेटजी लेकर के कर रहे हैं, चल रहे हैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटजी है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विद कॉम्पिटिटर्स। तो उसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट में स्पेंडिंग करनी होती है, प्रोडक्ट रिसर्च में स्पेंडिंग करनी होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको उस तरह के लोग चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन कर सकें, उस तरह से डेवलपमेंट कर सकें, उस तरह से सप्लाई चेन को मैनेज कर सकें और उस तरीके से उसको आगे लेकर के चल सकें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही जी आ सर। रही है। ओके, तो you develop that structure accordingly in accordance with the strategy। जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उसके मुताबिक आपको लोग चाहिए होते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी ये है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइप के लोग चाहिए। आप उन लोगों को हायर करते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन से आप चले जाते हैं कॉस्ट लीडरशिप में, आपने दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली, रिसेशन है, कंपटीशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपके मार्जिन बहुत लो है, तो आप कॉस्ट लीडरशिप पे चले जाते हैं, लो कॉस्ट पे चले जाते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स को लोएस्ट कॉस्ट पे बनाएंगे। अब लो कॉस्ट पे बनाएंगे तो अब आपको डिफरेंशिएशन वाली स्ट्रेटजी तो आपने छोड़ देनी है। अब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के उस तरह के लोग नहीं चाहिए जो कि डिफरेंशिएशन में काम कर रहे थे, सप्लाई चेन में भी उस तरह के लोग नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को नए तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो बेसिकली बनाया जाता है स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए, स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, और जैसे ही आप स्ट्रेटेजी चेंज करें आपकी स्ट्रेटेजी, आपका स्ट्रक्चर आइडियली चेंज हो जाना चाहिए। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों से चलती है। लोगों को जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। लोग साइलोज में रहना पसंद करते हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जब आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो अब आपको स्ट्रक्चर भी चेंज करना है। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब है कि कुछ लोग रिडेंडेंट हो जाएंगे, कुछ लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जो पिछली स्ट्रेटेजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, तो हो सकता है कि आपको पोजीशन चेंज करनी पड़े, नए लोगों को हायर करना पड़े। अच्छा, ये टेक्निकली तो ये करेक्ट बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पुराने लोग रेजिस्ट करेंगे कि ये क्या बात हुई, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से हमारे करते हैं जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती चली आ रही है, अब हम नया तरीका इख्तियार कर लें और उसके लिए नए लोग हायर हो रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। फिर क्या होता है, लोगों से रेजिस्टेंस पैदा होती है। जब लोग रेजिस्ट करेंगे तो आपकी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है। तो ये एक इतना बड़ा सीरियस चैलेंज आ जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए
कि स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रेटजी के साथ आइडियली स्ट्रक्चर को चेंज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, पीपल, देयर रेजिस्ट प्रैक्टिसेस जो आपके चले आ रहे हैं, दैट रेजिस्ट योर रीस्ट्रक्चरिंग। तो अब रीस्ट्रक्चरिंग में ऐसे तरीके आ गए हैं कि जनाब आप उसमें स्ट्रक्चर को ऐसा फ्लूइड रखते हैं कि जैसे ही आप स्ट्रेटजी चेंज करें तो आप अकॉर्डिंगली लोगों को रीपोजीशन कर सकें। तो आजकल के दौर में हायरिंग फायरिंग बहुत कॉमन है। पहले तो सिर्फ ये अमेरिका में था कि हायरिंग फायरिंग बहुत कॉमन थी, फिर ये वबा अमेरिका में भी आ गई, फिर ये इंडिया पाकिस्तान में भी आ गई। वरना तो लोग यहाँ पे क्या करते थे, एक जॉब में लग जाते थे तो जॉब करते रहते। आम तौर पे लोगों को नहीं निकाला जाता था अनटिल अनलेस वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते थे या बहुत बड़ा मिसकंडक्ट कर देते थे, तो वरना वो जॉब चलती रहती थी। लेकिन अब चूंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर इतना ज़्यादा स्टिफ है कि कोई भी ओनर आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज ओनर को खुद नहीं पता कि मैं बिजनेस में अगले 5 साल सर्वाइव कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, सर्वाइव करूँगा तो कैसे करूँगा। तो अब तो जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ जो है वो गवर्नमेंट में भी नहीं रही है। गवर्नमेंट से भी लोगों को फायर किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों लॉस में जा रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों लॉस में जा रही है। अब उस लॉस को प्रॉफिट में लाने के लिए उनके पास एक सूरत ये है कि वो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक एरा में उन्होंने ओवर हायरिंग की थी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब जॉब लॉयल्टी, जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ें अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो बहुत कम करती हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग थोड़े से लोअर पे उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को प्रेफर करते हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिसकी वजह से लोग जॉब पे स्टे करते हैं। और दूसरा बड़ा इंसेंटिव होता है आपका बॉस। अगर आपका बॉस अच्छा होता है तो लोग जॉब पे स्टे करते हैं। 86% रीज़न जो होती है जॉब को क्विट करने की वो बॉस होता है। अच्छा, तो इस वजह से रीस्ट्रक्चरिंग आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, आप स्ट्रक्चर चेंज करें। रीस्ट्रक्चरिंग के अपने चैलेंजेस हैं, मैंने कुछ बता दिए हैं आपको, उन्हीं को हम एक्सप्लेन करके खोल करके अगले इसमें हम डिस्कस करेंगे भाई इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाता है। तो और रीस्ट्रक्चरिंग के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता है, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, डी लेयरिंग। डी लेयरिंग क्यों होती है? डी लेयरिंग इसलिए होती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑटोमेट कर दिया, एसएपी लेयर। तो अब आपको इतने सारे मैनेजमेंट के लेयर्स की जरूरत नहीं है। आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट की एक्चुअली 3 ही लेयर होती है, एंट्री लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके ऊपर एक चीज होती है। तो बेसिकली 3 ही लेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब डी लेयरिंग कर रही है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जॉब जो है इनरिचमेंट है या नहीं है, आपको जॉब एम्पावरमेंट है या नहीं है, और आपको ऐसी जॉब मिली हुई है जिसकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वैल्यू है, मार्केट में भी वैल्यू है, एंड यू आर बीइंग एडिक्वेटली पेड। तो वो जॉब आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो ये आप सोचें कि आपको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन है ही नहीं, क्योंकि अब तो सारी एनालिसिस का काम, बहुत सारे एनालिसिस का काम एसएपी कर देता है या आपके कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर कर देते हैं। इसलिए आपको दरमियान के लेयर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट होती जा रही है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सिंपली एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर उसने बनाए हैं तो उसके हेड्स होते हैं, और उसके अंडर में एक एक दो दो लोग जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से काम करते हैं। यही लेयर है। अब इस लेयर में आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा? ठीक है, तो इसलिए आप प्रमोशन को दिमाग से निकाल देना चाहिए। लोगों ने निकाल दिए, और बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं किस नेचर की जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब की मार्केट में वर्क है, आइंदा भी रहेगी, और मुझे एडिक्वेटली पे किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है, तो देन इट इज इनफ आजकल की जॉब में। डी लेयरिंग, इसलिए डी लेयरिंग मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि डी लेयरिंग की जाए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, आपके जी ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने डी लेयरिंग कर दी है। फालतू लेयर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर राइट साइजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर साइज है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो आप फायर करके उसको राइट साइज का कर देते हैं। अप साइजिंग का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग कम हैं,
तो आप जो है और लोगों को हायर करके एडिक्वेटली पोजीशंस फिल करें तो दैट इज कॉल्ड अपसाइजिंग। और जब आप लोगों को फायर करें ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर सके, उसको कहते हैं डाउन साइजिंग। जैसे पीआईए में हो रहा है। अब डाउन साइजिंग करने में ये क्या है कि एक जो केपीआई यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पे केपीआई यूज करते हैं और नहीं करते हैं तो करना चाहिए कि सैलरी शुड बी ए परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू, सैलरी एंड वेजेस। मिसाल के तौर पे एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं आप कि पीआईए में इट वाज 17.2%, कि सैलरीज एंड वेजेस जो है वो 17.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू पीआईए में था, विच इज एट पार विद रेस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। तो उनका असल इशू सैलरी और वेजेस नहीं था, लेकिन उन्होंने ओवर स्टाफिंग को कम किया है। तो ये आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैनेज कर रहे हैं तो यू कैन मेक ए बेंचमार्क, और वो बेंचमार्क आप अपने एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जनाब मैं 13% या 14% तक सैलरीज एंड वेजेस बोनसेस बेनिफिट दे सकता हूँ टोटल रेवेन्यू का, बिकॉज मेरे दूसरे कॉस्ट 60% है या 70% है, और मुझे जाहिर है 10-15% प्रॉफिट भी चाहिए। तो फिर एम्प्लॉइज को जब आप ये फिगर्स शेयर करते हैं तो एम्प्लॉइज को पता चल जाता है कि भाई हमें रेवेन्यू का 15% बन मिलेगा, तो वो फिर पाई ऑफ द रेवेन्यू को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, और दैट विल बी ए विन विन सिचुएशन। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में इसी तरह होता है, जब रेवेन्यू गेन होता है तो उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एम्प्लॉइज को भी दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी बोनसेस अकॉर्डिंगली मिलते हैं। तो आई होप रीस्ट्रक्चरिंग आप लोगों की समझ में आ गया क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके डिफरेंट मोड्स हैं। बेसिकली एचआर का काम है, लेकिन ये कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एज डिपार्टमेंटल हेड, क्योंकि आपको भी उस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना होता है, आपको भी बताना पड़ता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में कि कौन सी पोजीशंस में लोग नहीं हैं तो वो हायर किए जाते हैं, और कौन सी पोजीशंस में रिडंडेंट है तो वो फायर किए जाते हैं। फायरिंग ईजी नहीं है, इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। यानी आप अगर फायर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है आपको कि जैसे मैंने किसी को कत्ल कर दिया है, समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट। और जाहिर है जिसे फायर किया जाता है उसके लिए भी सोशल एक प्रेशर बन जाता है, उसके लिए भी एक अपने फैमिली में उसको फेस करना मुश्किल हो जाता है, इकोनॉमिक हार्डशिप अलहदा होती है, सोशली जो उसको डिस्ट्रेस होता है वो एक अलहदा है। फायरिंग इज नॉट एन ईजी ऑप्शन। जी उबैर साहब। अच्छा सर, एक अभी रिसेंटली जो है वो मैंने देखा था बड़ी कंपनीज में, जैसे मैं सऊदीया में था तो सऊदी एयरलाइंस में भी यही था कि बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं कि एचआर से जो है ना हायरिंग को डिफरेंट अलग कर दिया उन्होंने, वो सब एक ग्रुप बना दिया है जिसमें टैलेंट एक्विजिशन के नाम से, तो मतलब जी। वो टोटल हायरिंग को देख रहे हैं। देन फिर वो जब एंटर हो जाता है तो उसके बाद एचआर का काम शुरू होता है कंपनी में, तो ये इसकी क्या रीजन है? असल में बात यह है कि टैलेंट एक्विजिशन को आजकल एक एक्सपर्टीज के तौर पे लिया जा रहा है, और टैलेंट को आजकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पे लिया जा रहा है। ठीक है, पहले ह्यूमन रिसोर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, मतलब इंपॉर्टेंट थी इतनी नहीं थी, एक वर्कर है वो चला गया, उसकी जगह आपने दूसरे वर्कर को हायर कर लिया, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो टोटली एम्प्लॉइज के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट के पास कौन से एसेट है, गूगल के पास कौन से एसेट है, कोई नहीं, ह्यूमन रिसोर्स है। बिल गेट्स कहता है कि 5 बजे के बाद जो मेरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे सारे रिसोर्सेज चले जाते हैं। तो आजकल चूंकि सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सर्विस ओरिएंटेड है, अमेरिका में 78% ऑफ द बिजनेसेस सर्विसेज है, और सर्विसेज ह्यूमन कैरी करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, फाइनेंस स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, ये लोग कैरी करते हैं। तो इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेसिस है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और ऑर्गेनाइजेशंस टॉप टैलेंट को एक्वायर करने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट को बांग्लादेश में अच्छा लड़का मिलता है सॉफ्टवेयर का, उसको पिक कर लेते हैं, पाकिस्तान में अच्छा लड़का मिलता है उसे पिक कर लेते हैं। वो डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और उनके यहाँ दे डोंट केयर कि वो अमेरिकन है नहीं है, वो अच्छा लड़का है, दैट पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको हायर कर लेते हैं। तो टैलेंट एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा आर्ट बन गया है, इसलिए उसके लिए स्पेशलाइज टीम होती है जो यूनिवर्सिटीज में जाती है, कैंपसेस में जाते हैं, और वो जाकर के लोगों को रिक्रूट करते हैं, और इस वजह से टैलेंट एक्विजिशन की टीम अलग बना दी गई है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जॉब हो गया।
जी फारूक। सर टैलेंट एक्विजिशन एचआर के अम्ब्रेला में ही होता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जो दोनों में ही है। पहले हम देखते थे जो एक उसको रिक्रूटमेंट या वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको टैलेंट एक्विजिशन कर दिया गया है। उसकी टीम मोर और लेस वही है, सिमिलर है। और थोड़ा सा ये है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए ये टैलेंट एक्विजिशन, वो आपकी बात सही है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये लोग जाते हैं, वहाँ से पिक करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो जो एचआर में पहले भी फंक्शनल ये चीज़ थी, अभी भी है, पाकिस्तानी मार्केट में, बाहर का नहीं पता। तो टैलेंट एक्विजिशन जो है वो एचआर के अम्ब्रेला में ही रहते हुए काम करता जी सही है सर ऐसा ही है, अम्ब्रेला में तो होता है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फरूक साहब। आपकी बात है कि टैलेंट एक्विजिशन पे आजकल एम्फेसिस बहुत ज्यादा है। दैट इज ट्रू। एम्प्लॉय जी बोलिए। हो गया है। अब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाता है तो सबसे पहले तो उसका एग्जिट इंटरव्यू होता है। एग्जिट इंटरव्यू के बाद जब भी वो चला जाता है, अगर ऐसे रीजंस होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व नहीं कर सकती और वो चला जाता है, अव्वल तो ये तो जाने नहीं देते, काउंटर ऑफर करते हैं कि ठीक है जनाब आपको अब इतने उसकी ऑफर हुई है, हम उसे मैच कर देते हैं या उससे हम 10% कम दे रहे हैं तो यू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोग कंफर्ट की वजह से स्टे कर जाते हैं या नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तब भी जो उनकी टैलेंट एक्विजिशन की टीम है या एचआर की टीम है, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, वो उनसे इन टच रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और इफ द पर्सन वांट्स टू कम बैक तो दे वेलकम दैट पर्सन। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के अंदर आया है। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा बहुत ज्यादा है। अमेरिका में तो बहुत कॉमन है, लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के गूगल चले जाते हैं, फिर वापस माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं। ठीक है, एंड दे एक्सेप्ट दैट, क्योंकि उनको उनके लिए ये एम्प्लॉय अब ज्यादा कीमती हो जाता है। रीजन इज कि अब वो और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के आ गया है, और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और अब चूंकि दोबारा वापस आ गया तो ज्यादा लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है, और उसके चेंज होने की एक वजह ये है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, और आजकल आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक्सपर्टीज वाले लोग चाहिए होते हैं, वो आसानी से मिलते नहीं है। अगर आसानी से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो फिर उनसे कांटेक्ट में रखते हैं, नेटवर्क बना के रखते हैं, टैलेंट हंटिंग होती है। अब तो बहुत ज्यादा लफ्ज यूज हो रहा है, टैलेंट हंट। ठीक है ना। दूसरा जो ट्रेंड आ रहा है दैट इज आउटसोर्सिंग। आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी सारी चीजें आउटसोर्स कर दी, और आउटसोर्सिंग के अंदर आप ये देखें कि पूरा वॉलमार्ट है जिसका $500 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है साल का, पाकिस्तान का पूरा जीडीपी $300 बिलियन का है। उनका एक रिटेलर किराना स्टोर पाकिस्तान से तकरीबन डबल अर्न करता है। तो वो कोई चीज नहीं बनाता, सारी चीजें उसने आउटसोर्स की हुई है। और सिर्फ अपनी कंट्री में आउटसोर्स नहीं किए, बल्कि अपनी कंट्री से भी बाहर आउटसोर्स किए, पूरी दुनिया में आउटसोर्स किए। जी को देख लीजिए, किसी और कंपनी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी चीजें आउटसोर्स की हुई है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने सारे कंपोनेंट्स आउटसोर्स करते हैं, और वो सब चीजें खरीद करके उनको असेंबल करते हैं। अब ये जो है ना, बेसिकली ये माइंडसेट की बात है। बहुत सारे लोगों को आउटसोर्सिंग हजम नहीं होती, वो कहते हैं कि नहीं सब काम हमें खुद करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें अपने हमारे सेल्स के लोग पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं और हम होटल्स को इतने पैसे पे करते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम अपना रेस्ट हाउस बना लें मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। क्या वो हर चीज इंसोर्सिंग करना चाहते हैं। गाड़ियां चाहिए सेल्स के लोगों को, तो सारी गाड़ियां कंपनी खुद खरीदती है, ये लीज पे लेती है, फिर उनको मैनेज करती है, मेंटेन करती है, ड्राइवर्स करती है। अमेरिकन कंपनी इसको बेवकूफी से, वो कहते हैं जो हमारा कोर बिजनेस है, जो कोर कॉम्पिटेंस है, वी शुड फोकस ऑन दैट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शुड आउटसोर्स टू स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कोई कार मैनेजमेंट की कंपनी है तो ऑफ कोर्स हमसे ज्यादा बेहतर कार मैनेजमेंट करती है। अगर हम करेंगे तो मेंटेनेंस में लोग गड़बड़ करेंगे और मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं होगा, ड्राइवर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहां पे हर्ट्स है,
आप जो है आपका सेल्स पर्सन के फर्स्ट कीजिए न्यूयॉर्क से बॉस्टन गया, बॉस्टन में उसने हार्ट्स की कार ली और वो 3-4 दिन रहा, वो ड्राइव करता रहा, फिर वो उसको कहीं पे है वो ले लेता है और कंपनी के लिए वो कन्वीनियंट है। कंपनी को पूरा फ्लीट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, पूरे कमरे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे अमेरिका में उनको ये चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए ये चीज़ें वो आउटसोर्स कर देते हैं और वो सिर्फ अपने कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करते हैं। और दैट इज द रीजन कि अमेरिकन कंपनी इतने ह्यूज बिजनेसेस करते हैं। अमेरिका में आप खैर देखेंगे तो आपको एक हैरानगी होगी कि वहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स नजर नहीं आएंगे, बहुत कम कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। कॉन्ग्लोमरेट्स ऐसी कंपनीज को कहते हैं जिनके पास डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हो, डिफरेंट बिजनेसेस हो। जैसे हमारे यहाँ लकी ग्रुप है, उनकी सीमेंट कंपनी भी है, उनकी टेक्सटाइल मिल भी है, उनकी केमिकल कंपनी भी है, उनका हॉस्पिटल भी है। ठीक है, ये सब बिजनेसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, तो आपको जापान में देख लें, कोरिया में देख लें, तो आपको कॉन्ग्लोमरेट्स नजर आएंगे। इंडिया में तो टाटा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। आप कोई भी बिजनेस सोचें, टाटा इज इनटू दैट बिजनेस, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस में नहीं जा रहे आमतौर पे। उसका एक रीजन ये है कि उनके यहाँ जो है दुनिया की 30% ऑफ द वेल्थ है, 30% ऑफ द जीडीपी दुनिया का अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। एंड अमेरिका इज ह्यूज, दे हैव 300 मिलियन पीपल विद ग्रेट स्पेंडिंग पावर। तो वो एक बिजनेस भी करते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं कि उसके अलावा उनको किसी दूसरे बिजनेस में सोचने की जरूरत नहीं है। स्टारबक्स कॉफी में है तो कॉफी में ही है, पेप्सी कोला पेप्सी बेच रहा है तो पेप्सी बेच रहा है, उसके साथ वो थोड़े बहुत चीज जूसेस ले आया है, पानी ले आया है, लेज ले आया है, तो अपने कोर बिजनेस में फूड पे ही है वो, खाने पीने की चीजों में। तो ये उनका माइंडसेट है। अच्छा, उनका माइंडसेट फर्दर इस तरह से है कि फिर वो कहते हैं कि भाई हम अपना कोर बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन कोर में भी सिर्फ वो वाले फंक्शंस करेंगे जो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, बाकी बाकी फंक्शन हम आउटसोर्स कर देंगे। तो वो ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स कर देते हैं, फाइनेंस आउटसोर्स कर देते हैं, कॉल सेंटर्स आउटसोर्स कर देते हैं, इवन मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं। आपने देखा होगा कि उनके बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में, पाकिस्तान में काम करते हैं। उनका जो फाइनेंस, जो अकाउंटिंग है, सारा बैक एंड पे अमेरिका में का जो है वो इंडिया में काम हो रहा होता है अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये लो वैल्यू एडिशन के एरियाज हैं, इनके ऊपर वाई वी शुड वेस्ट टाइम। और उसका एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे वर्कर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो जब आउटसोर्स कर देते हैं तो दे आर बेटर ऑफ, समझ रहे हैं? तो इसलिए वहां पे आउटसोर्सिंग का आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रुझान है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ देयर सक्सेस। समझ गया, ये उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब फिर मगर उन्होंने आउटसोर्सिंग इतनी ज्यादा कर दी, अभी उनको रिसेंटली प्रॉब्लम भी आई कोविड में, आपने देखा होगा कोविड में आपके उनके शॉप्स वगैरह दिखा रहे थे जहाँ पे टिश्यू पेपर्स और इस तरह की चीजें शॉर्ट हो गई, तो वो कोई चीज खुद अपने मुल्क में बनाते ही नहीं है। इस तरह की चीजें, टेलीविजन नहीं बनता उनके यहाँ, कपड़े नहीं, टेक्सटाइल नहीं है उनके यहाँ, उनके यहाँ खिलौनों की इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट करते हैं। जीन्स पहनते हैं, जीन्स बनाते नहीं है। तो मगर वो आउटसोर्सिंग इतनी ज्यादा हो गई कि उनको अब सप्लाई चेन के इश्यूज आने लगे। अभी आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, 400% पे कर दिया है, और उसके बावजूद आपको कंटेनर्स नहीं मिल रहे। तो अमेरिका को सप्लाई चेन का इशू आ रहा है। कैलिफोर्निया के साहिल के ऊपर 100 से ज्यादा जहाज लगे हुए थे, उनको बर्थ नहीं मिल रहा था। लोग 24 आवर्स काम कर रहे थे कैलिफोर्निया के पोर्ट के ऊपर, फिर भी वो जहाज़ों को वो नहीं कर पा रहे थे, ऑफलोड नहीं कर पा रहे थे। ऑफलोड कर रहे थे तो ट्रक्स अवेलेबल नहीं थे, वो सारा सामान लेकर के वहाँ से निकलें ताकि स्पेस क्रिएट हो और फिर वो मजीद ऑफलोड कर सकें। ये इस वजह से कि अमेरिका ने पूरा सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ है। ठीक है, उनकी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने की है, क्योंकि जाहिर है कि आउटसोर्सिंग में जो है सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है वो प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हैं, बल्कि आपकी सर्विसेज भी आउटसोर्स हो जाती है, आपकी इंश्योरेंस आउटसोर्स हो जाती है, आपकी बैंकिंग आउटसोर्स हो जाती है, आपकी मेडिकल सर्विसेज आउटसोर्स हो जाती है। तो ओवरऑल इकनॉमी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। फिर इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको किसी तरह से इनसोर्सिंग पे लाया जाए।
कि खुद कंपनीज अपने अंदर ये फैक्शंस पैदा करें और काम करें। उसके लिए अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो उनको इंसेंटिवाइज भी कर रही है। और मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान में एक एरिया है जहाँ पे उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, क्योंकि और एक सबसे बड़ा इंसेंटिव ये मिलता है कि वहाँ पे मैक्सिकन वर्कर्स आके काम करते हैं और उनको वो मैक्सिको के लिहाज से पे करते हैं, विच इज़ मच लोअर देन कंपेयर टू दैट इन अमेरिका। तो इसलिए अब वहाँ पे वापस इनसोर्सिंग का रुझान बढ़ रहा है। और ये जो हुआ है, जो इस वक्त दुनिया में क्राइसिस क्रिएट हुआ है शिप्स का, वो इस वजह से क्रिएट हुआ है कि मर्क्स ने कई कंपनीज को खरीद लिया। मर्क्स ने कई कंपनियों जब खरीद लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी वो शिपिंग कंपनी बन गई। एक तरह से वो इसके अंदर उनको मोनोपोली आ गई। मोनोपोली आने के बाद उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई। प्राइसेस बढ़ाने से क्या हुआ कि अमेरिका के लिए, अमेरिकन कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग अट्रैक्टिव नहीं रहे, इसलिए अब वो इनसोर्सिंग पे जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो इसे कहते हैं इनसोर्सिंग, कि आप वो काम जो पहले आपने आउटसोर्स किया था उसको आप दोबारा करना शुरू करते हैं। आप देखें कि एलॉन मस्क के पास पैसों की कमी है। अगर एलॉन मस्क ने जो है वो $3.2 बिलियन इन्वेस्ट किया पे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पे, ताकि वो उसके लिए टेस्ला बना सके। तो ये लोग आउटसोर्सिंग पे बिलीव करते हैं, ये अपने कोर फंक्शन को सिर्फ मेंटेन करना चाहते हैं। एप्पल को आप देखें, एप्पल क्या करता है? एप्पल सिर्फ मोबाइल को डिजाइन करता है और मार्केट करता है और कोई तीसरा काम नहीं करता। अब पूरी दुनिया में उसके वेंडर्स हैं जो कि उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं और फिर एप्पल मार्केट में सेल करता है। और आप एप्पल ने अपने वेंडर्स को पूरी दुनिया में इस तरह स्कैटर किया हुआ है कि उसके मॉडल को कॉपी करना भी आसान नहीं है। इट इज इटसेल्फ एन एक्सपर्टीज। जी, कोई सवाल नहीं है? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है यार। जी यस बोले। हाँ सर, वो एप्पल का भी आपने एग्जांपल दिया। एप्पल की एक बहुत मुझे रिग्रेसिव पॉलिसी लगती है मेरे ख्याल में। इन दिस डे एंड एज सर, आजकल जो है अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कंज्यूमर बेस में। जैसे एप्पल जो है, उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है अपने जितने भी वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उनके सारी प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं या उनके कंपोनेंट्स देते हैं, उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है कि आप किसी और को सेल ही ना करें उनको। मतलब वो एक्सक्लूसिविटी का अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से आफ्टर सेल्स में वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आई थिंक दैट्स अ रिग्रेसिव मैन्यूवर सर। भाई वो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, उनके कस्टमर्स हैं वो लॉयल कस्टमर्स हैं और दे आर विलिंग टू पे दैट प्राइस। तो मार्केट में अगर कस्टमर विलिंग है पे करने में तो आप उसको क्या कह सकते हैं। मगर आप क्या कोई सप्लायर पे उन्होंने कोई प्रेशर लगाया हुआ है? वेंडर्स पे तो कोई प्रेशर नहीं है ना उनका, या है? नहीं सर, बहुत शदीद प्रेशर होता है वेंडर्स पे कि आपने अगर किसी और को दिया, यू आर लायबल टू बी लॉ सूट आप पे लॉन्च कर सकते हैं। तो सही है ना भाई, वो उनका डिजाइन है, वो उनकी इन्वेंशन है, वो किसी और को क्यों देंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ 4 साल पहले एप्पल जो है, दे इतने रिग्रेसिव हो गए हैं ये लोग कि अगर उनके फोन्स में, अगर आप जो है उनका जो बटन था ना, पहले बटन के साथ आते थे उनके फोन्स में, तो उस फोन को अगर आपने किसी आफ्टर मार्केट सेलर से कोई फोन वो बटन को बदलवाया आपने, तो देयर सिस्टम विल डिटेक्ट इट एंड देयर फोन विल लॉक डाउन। ये अमेरिका में बहुत हुआ है और उस पर बहुत शोर मचा के व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल पॉलिसीज आर यू पीपल डूइंग के, सिर्फ हम ही करेंगे, सिर्फ हम ही बटन बदलेंगे। ये बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिसेस है। और क्योंकि एक प्रीमियम मार्केट के अंदर उनकी मोनोपोली है, जब ऐसा कर रहे हैं, बट जाहिर है कि इन पॉलिसीज को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो परचेज करने के बाद तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अब मैं उसको जिस तरह चाहूँ यूज़ करूँ। मगर ये रिस्ट्रिक्शन रोल्स प्राइस भी लगाता है और भी जी भी लगाता है। आपने हमसे अगर टरबाइन खरीदा है तो हम ही इसकी मेंटेनेंस करेंगे, अगर आपने किसी और से मेंटेनेंस कराई तो गारंटी वारंटी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सब किट तो से हम। इस मेंटालिटी के शिकार जो है ना, सिर्फ हम पाकिस्तानी हैं
अमेरिका में इतना जबरदस्त सिस्टम है, वो जब जी ऐसी बातें करते हैं ना सर, वो टरबाइन खरीदते हैं, वो उनको ठेंगा दिखा के वहीं से लात मार देते हैं कि आप लोग जाइए, हम खुद मेंटेन करेंगे। इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग है अमेरिका में, मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में क्यों नहीं होती है। देखिए वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। टरबाइन एक बहुत सेंसिटिव आइटम होता है, पावर प्लांट का मेन आइटम होता है। हमारे पास चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए हम मजबूर है। हमारे पास भी एक्सपर्टीज हो तो हम कहेंगे ठीक है हम खुद कर लेंगे, जाओ। ये बात है। दैट इज ट्रू सर, बिल्कुल। जी मैंने कहा सर दैट इज ट्रू, यू आर राइट। जी बिल्कुल ये वजह। अच्छा जनाब, तो उसके बाद आ जाइए एम्पावरमेंट एंड सेल्फ मैनेज टीम्स। देखिए एम्पावरमेंट के साथ जो लफ्ज आता है वो आता है क्या कहते हैं उसको, याद है तो आजकल लफ्ज भूलने लगा हूं। बहरहाल अभी याद आ जाएगा। एम्पावरमेंट ये है कि आप किसी आदमी को किसी जॉब के ऊपर रखते हैं, आपने उसको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी है, ट्रेनिंग दे दी है, अब दैट पर्सन नोज एंड दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट एनफ अपना काम कर सके। तो आजकल तरीका ये है कि आप उस आदमी को एम्पावरमेंट भी दे देते हैं, भाई सर यू ये आर। एंडाउमेंट तो नहीं है लफ्ज वो जो आप ढूंढ रहे थे, एंडाउमेंट तो नहीं है? एंडाउमेंट नहीं नहीं नहीं, अभी याद आ जाएगा। तो वो इंशाल्लाह, तो वो एम्पावरमेंट कहलाती है कि आपने उसको गैजेट्स दे दिए, स्पेस दे दिया और लिबर्टी दे दी कि तुम्हारा ये काम है, तुमने अपने तरीके से करना है, फ्लेक्सी टाइमिंग है, घर पे करो, यहाँ आके करो, मगर ये कि आपका काम जो है वो इस लेवल का होना चाहिए, इन केपीआईज को मेंटेन करके होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और एम्प्लॉय ग्रो भी करता है और एम्प्लॉय सेंस करता है कि आई एम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल एम्पावरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल नॉलेज वर्कर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किसी इंजीनियर को रखा, वो बिम का एक्सपर्ट है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का एक्सपर्ट है। अब आपको उसके पास डिज़ाइन के लिए चीज़ें आएंगी, कस्टमर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी करेगा, बात भी करेगा, उनके रिक्वायरमेंट्स भी समझेगा। और तो अब उसके वो एम्पावर होना ज़रूरी है क्योंकि उसके पास जो मैनेजर है वो बिम का एक्सपर्ट नहीं है, वो और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और दूसरी चीज़ों का एक्सपर्ट होगा बट नॉट ऑफ बिम। अब उस एम्प्लॉय को वो कोई बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जर्नल चीज़ें डिस्कस कर सकता, भाई ये कस्टमर है, इंपॉर्टेंट है, इसकी ये चीज़ें हमने देखनी है, सारी चीज़ें, एग्रीमेंट इस तरह से है, हमें एग्रीमेंट के लिहाज से चलना चाहिए, बट जो काम है वो एम्प्लॉय खुद बेहतर कर सकता है। इसलिए दैट एम्प्लॉय शुड बी एम्पावर्ड। और एम्पावरमेंट से फ़ायदा ये होता है कि आपको मैनेजमेंट की कॉस्ट बच जाती है, आपको एम्प्लॉय को क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है और एम्प्लॉय को पता होता है कि मैंने क्या करना है, तो वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है। और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की सक्सेस को देखते हुए एम्पावरमेंट से रिलेटेड टर्म है डेलीगेशन। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है डेलीगेशन। तो एम्पावरमेंट और डेलीगेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें। एम्पावरमेंट का तो मतलब ये हुआ कि एक आदमी जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने उसके लिए उसको एम्पावर कर दिया। अब वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है विद मिनिमम सुपरविजन और इन सम केसेस नो सुपरविजन। उससे आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। और डेलीगेशन ये है कि एक मैनेजर अपने हिस्से का कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दे, तो वो डेलीगेशन कहलाती है। और मगर उसमें जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजर की रहती है, अथॉरिटी भी मैनेजर की रहती है। डेलीगेट करने की कई वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होता है कि मैनेजर कोई रूटीन काम, डर्टी वर्क चाहता है कि नहीं करे, वो अपने सबऑर्डिनेट को दे। एक रीज़न ये होता है कि आप जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को ग्रूम करना चाहते हैं। अच्छे जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को ग्रूम करना है, तो वो ग्रूम करने के लिए उसको डेलीगेट कर देते हैं। तो वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ डेलीगेशन होती है। और बाद ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजर्स से कि आप अपने आप को रूटीन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करें बल्कि स्ट्रेटेजिक कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व करें। उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू डेलीगेट।
वो डेलीगेट करते थे। तो डेलीगेशन और एम्पावरमेंट ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। अच्छा, एम्पावरमेंट की जब सक्सेस को देखा ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो एम्पावरमेंट के साथ ही कॉन्सेप्ट आ गया सेल्फ मैनेज टीम का। सेल्फ मैनेज टीम एक टीम होती है जो कि मिल करके कोई एक कलेक्टिव फंक्शन कर रही होती है, और ये कॉन्सेप्ट लिया गया जैपनीज से, क्योंकि जैपनीज के अंदर टीम में काम करने का कॉन्सेप्ट है। तो ये सेल्फ मैनेज टीम का कोई लीडर नहीं होता, फॉर्मल लीडर नहीं होता। ये अगर आप चाहें तो ये अपने में से किसी एक को एक इनफॉर्मली लीडर बना सकते हैं, नहीं भी बनाते हैं। तो सेल्फ मैनेज टीम जो है, मिसाल के तौर पे कोई टीम कार डिज़ाइन कर रही है, तो कार डिज़ाइन में ज़ाहिर है मार्केटिंग का भी एक आदमी चाहिए, वेंडर के भी लोग चाहिए, क्योंकि वेंडर ही स्पेयर पार्ट सप्लाई करेगा, और डिज़ाइन इंजीनियर्स भी चाहिए, प्रोडक्शन का भी एक आदमी चाहिए, क्योंकि वही लोग असेंबलिंग करेंगे तो वो कन्वीनियंस देखेंगे कि असेंबलिंग किस तरीके से हो सकती है, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है डिज़ाइन के अंदर। कस्टमर का भी इनपुट चाहिए, वॉइस ऑफ कस्टमर। तो ये लोग मिल करके एक कार डिज़ाइन कर रहे हैं, और इनको जाहिर है कि मैनेजमेंट इनके ऊपर मिनिमम इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि ये एक क्रिएटिव काम है, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंस दिया जाता है, उनको क्रिएटिव इन्वायरमेंट दिया जाता है। ये मिल करके कार डिज़ाइन करते हैं, तो ये कहलाती है सेल्फ मैनेज टीम। एक ऐसी टीम जिसको कि एक काम दे दिया गया और वो अपने आप को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, और उसके ऊपर मिनिमम सुपरविजन है। सेल्फ मैनेज टीम परमानेंट नेचर की होती है, और उसके कंपैरेटिवली एक और टर्म है, उसको कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। दोनों में फ़र्क है। मतलब सेल्फ मैनेज टीम कार डिज़ाइन कर रही है, तो आज एक कार डिज़ाइन कर रहे हैं, कल कोई दूसरी तरह की कार डिज़ाइन करेंगे। तो सेल्फ मैनेज टीम फिर भी एक परमानेंट नेचर की चीज़ होती है। हाँ, इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, कोई चला गया, कोई आदमी प्रमोट हो गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो सेल्फ मैनेज टीम अपना काम करती रहती है। क्रॉस फंक्शनल टीम ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है, और कोई ऐसा काम जो किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस काम को करने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम एक बेहतर ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसएपी इम्प्लीमेंट करना है। अब एसएपी इम्प्लीमेंट करना एज सच किसी एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रीज़न है इसके, एसएपी तमाम डिपार्टमेंट्स पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो आईटी मैनेजर है वो आपको सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है, वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, और उसको ये नहीं पता कि सप्लाई चेन कैसे ऑपरेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे ऑपरेट होती है, परचेज को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के की लोगों की एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और कल्चरली वो चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है। वरना क्या होगा कि अगर आपने आईटी मैनेजर से कहा कि भाई एसएपी इम्प्लीमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेचारा अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ इम्प्लीमेंट करेगा भी, तो डिपार्टमेंटल हेड्स विल बी एनवाइड, डिपार्टमेंट्स विल बी एनवाइड। तो कहेंगे ठीक है भाई, आईटी मैनेजर चैंपियन है, उसको करने दो इम्प्लीमेंट। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉब्लम आएगी, तो लोग कहेंगे कि देख लो यार, तुमने किया, अब तुम बताओ इसका हल क्या। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए बेस्ट होता है क्रॉस फंक्शनल। बट आपको मैनेजमेंट चूंकि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ मैनेज टीम एंड क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, मैंने आई बात। अब हम ले रहे हैं 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। क्या ख्याल है? राइट सर, नमाज भी पढ़ सर, 5-10 मिनट रुक जाए, फिर नमाज का ही ब्रेक ले लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो अगला जो आपका टॉपिक है, दैट इज बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप क्या समझते हैं? हाँ मरियम, क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर एक मिनट बताती हूँ। हाँ बताओ। सर एबिलिटी ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू outperform other organization because it produces desired goods or services more efficiently and effectively than its competitors. वेरी गुड भाई, बिल्कुल तुमने एक्यूरेट परफेक्ट बताया, ग्रेट।
जी मेहदी साहब। तो जैसे उन्होंने कहा, इट्स जस्ट एक मेजर होता है कंपेटिटिव एडवांटेज, हाउ मच मोर चीपली और एफिशिएंटली यू कैन प्रोड्यूस गुड्स कंपेयर टू अदर कंपनीज। जी बिल्कुल। किसी भी मार्केट में आप सिर्फ उसी सूरत में सरवाइव कर सकते हैं जब आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बनाएं। एफिशिएंटली का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, और इफेक्टिवली का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स बनाएं। अगर आप ये काम कर सकते हैं, आपको उस एरिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। And as long as you will sustain that competitive advantage, you will be able to compete in the market, you will be able to stay in the market. जिस दिन वो competitive advantage lose हो जाएगा किसी वजह से, copyable हो जाएगा, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ जाए जो उसको रिडंडेंट कर दे, उस दिन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। एंड क्लासिक एग्जाम्पल इज नोकिया। ठीक है, मैं नोकिया की एग्जाम्पल देता हूँ बार बार। उसकी वजह ये कि नोकिया वाज नंबर 1 सेलुलर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छे मोबाइल बनाती थी, बहुत अच्छा उसका सिस्टम होता था, बहुत अच्छी साफ आवाज़ आती थी, खूबसूरत नीट मोबाइल होते थे, सस्ते होते थे, पूरी दुनिया में बिकते थे। लेकिन क्या हुआ, कोई डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया, एंड्रॉयड लेकर के आ गया। नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव को बताया गया जनाब एंड्रॉयड आ रहा है, वो $500 के मोबाइल होंगे। तो वो हंस पड़ा कि $500 में कौन फ़ोन खरीदेगा, हम तो $20 में बेचते हैं। He couldn't understand, और एज ए रिजल्ट नोकिया बैंकरप्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ने उसे खरीद लिया। दूसरी एग्जाम्पल है टेस्ला की। टेस्ला कार मार्केट में एंटर हुआ है। कार मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं, आप किसी भी सेगमेंट को सोचें, उस सेगमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई कार मैन्युफैक्चरर मौजूद है, चाहे वो इकोनॉमी सेगमेंट हो, स्पोर्ट्स सेगमेंट हो, लग्जरी सेगमेंट हो, नेम ए सेगमेंट, और उस सेगमेंट के लिए कोई ना कोई ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, बल्कि कई ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स मौजूद। इस मार्केट के अंदर एक नए ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो टेस्ला ने क्या किया, रूल्स ऑफ द गेम को चेंज कर दिया। उसने कहा कि मैं जो पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं इलेक्ट्रिकल कार बनाऊंगा, ड्राइवरलेस कार बनाऊंगा। इस बेसिस पे दे आर नाउ नंबर 1 ऑटोमोटिव कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो इतने सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को हासिल था, दे लॉस्ट दिस एडवांटेज टू टेस्ला। अब सारे जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो सदियों से गाड़ी जो है वो पेट्रोल वाली बना रहे हैं, अब उसको शिफ्ट करने में उनको डिफिकल्टी हो रही है। और ये तो आया ही नया था, इसलिए उसने हर चीज़ नहीं कर दी, प्रोसेसेस भी नहीं कर दिए, और बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग आउटसोर्स करते थे, पुराने ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, वो टेस्ला का जो एलॉन मस्क है वो इंसोर्स कर रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनते भी हैं, फिर लूज भी होते हैं। एक ज़माने में फोर्ड को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, फिर फोर्ड लॉस्ट इज नंबर 1 पोजीशन टू अदर कॉम्पिटिटर्स, तो फिर टोयोटा नंबर 1 रहा, अब टेस्ला नंबर 1 हो गया। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, और अगर आप उसको सस्टेन करते हैं बहुत सारे ईयर्स तक, देन यू आर ए वेरी गुड कंपनी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, आप कोई ऐसा रेसिपी है जिसको आपने सीक्रेटली गार्ड करना है, सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, एनहांस करना है, और वक्त पड़ने पे चेंज भी करना है। जैसे IBM आया कंप्यूटर में, IBM तो पहले टाइपराइटर बनाता था, एंड IBM रियलाइज्ड अगर मैं टाइपराइटर ही बनाता रहूंगा तो आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो IBM कंप्यूटर में चला गया, उसके मुकाबले में जो नंबर 1 टाइपराइटर की कंपनी थी वो टाइपराइटर ही बनाते रहे, तो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें दूसरे फैक्टर्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बताइए। कंपैटिटिव एडवांटेजेस देने के लिए। मैं सिर्फ एक बात ऐसी, जैसे कहीं का किसी कंट्री को एज हासिल होता है किसी चीज़ पे, लेट्स जी से कि
कहीं की कॉटन अच्छी है, कहीं की कुछ है, तो ये भी एक कंपेटिटिव एक एडवांटेज देते हैं मार्केट में। ये भी एग्जैक्टली। रिलेटेबल है ना सर? जी बिल्कुल, वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है, और एक और किताब है उसकी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। उसने डिस्कशन ही यही की है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की, और कंट्रीज को कहा है कि जनाब आपको जिस चीज़ में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आप वो काम करें, और बाकी चीज़ें आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कर लें। और उसने बटर और गन की एग्जाम्पल दी है, अगर आप बटर अच्छा बनाते हैं तो आप बटर बनाते रहिए, और गन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो अच्छा बना रहा है उनसे आप परचेज कर लीजिए, और बटर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कीजिए। ये उसका बेसिक आइडिया है। और उसके अंदर जाहिर है कि जैसे रिसोर्स एंडोमेंट है कि किसी कंट्री के अंदर ज़मीन बहुत अच्छी है, किसी कंट्री के अंदर ऑयल है, किसी कंट्री के अंदर कोई रेयर अर्थ मेटल है, तो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। यस, उसकी बेस पे वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को कॉटन में एडवांटेज है, इजिप्ट को के अंदर बहुत अच्छा कॉटन पैदा होता है, तो इजिप्ट का फैब्रिक बहुत मशहूर है। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेचुरल रिसोर्स इंडोमेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन अमेरिकन ने नेचुरल रिसोर्स इंडोमेंट से हटा करके अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस डेवलप किए कंपनीज ने उनके, और जिनको नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट नहीं है उसके बावजूद भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप किया। उसके लिए मेथड्स, वेज एंड मीन्स निकालें। जैसे वॉलमार्ट जो चीज़ें भी बेचता है, अगर अमेरिका में बनाएगा तो ऑल ऑफ देम विल बी एक्सपेंसिव, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम विल बी एक्सपेंसिव। तो उसने उस रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए आउटसोर्सिंग कर दी है, पूरी दुनिया से परचेजिंग करते हैं। तो उनका जो है वो अमेरिकन का आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स इंडोमेंट पे बहुत ज़्यादा उनका कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड नहीं है। हालांकि उनका ऑयल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है उनके पास दुनिया का जो मीठा पानी है 30% उसका अमेरिका के पास है, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अमेरिकन के पास है। लेकिन जो उनका जो कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड हुआ है वो मैन मेड है, ये फ़र्क है। अच्छा जनाब, अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक ज़रूरी चीज़ है एफिशिएंसी, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो लोएस्ट कॉस्ट पे करें। यानी अगर एप्पल एप्पल अपना मोबाइल बेच रहा है लाख रुपए का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख रुपए का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर उसका ह्यूज प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी वो उसने आउटसोर्स किया हुआ है ताकि कंपोनेंट्स एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर हों, एफिशिएंटली असेंबल हों, और एक ऐसे रीजनेबल कॉस्ट पे वो बन जाए तो उसके अंदर दे कुड अर्न मार्जिन। तो इसलिए एफिशिएंसी की ज़रूरत उनको भी है। और केमिकल की कंपनीज में अगर आप एग्जांपल लें तो दो दो केमिकल कंपनीज दुनिया में बहुत बड़ी है, एक डॉ केमिकल्स है और एक ड्यूपॉन्ट है। डॉ केमिकल्स जेनेरिक केमिकल्स बनाते हैं जिनकी मार्केट कोई प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के केमिकल्स बनाते हैं। वो जो मार्केट रेट जो एक्सेप्ट जो देने के लिए तैयार है उसी पर वो सेल करते हैं। उनका सारा का सारा फोकस जो है वो एफिशिएंसी के ऊपर, लोएस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगे जब भी बेच सकेंगे। उसके मुकाबले में जो ड्यू पॉइंट है वो नए नए केमिकल्स लेकर के आता है। जैसे वो ऐसा फैब्रिक ले ऐसा वो लेकर के आया है केवलार। केवलार एक मैन मेड फाइबर है जो कि स्ट्रेंथ में स्टील के बराबर है। फिर उनका और इसी तरीके से टेफलॉन है, टेफलॉन प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये सारे क्या है, इनोवेशन से लेकर के आए। तो एक का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसका बेसिस एफिशिएंसी है, दूसरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेसिस इनोवेशन है। तो ये भी एक बेसिस हो सकता है, इनको कॉम्बिनेशन भी बेसिस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ही बेसिस होता है जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स, यानी यू आर हियरिंग टू द वॉइस ऑफ द कस्टमर, और वॉइस ऑफ द कस्टमर को सुनने के बाद आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, एज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा अपनी गाड़ी जो बनाता है वो अपने कस्टमर्स के से फीडबैक लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक वो अपनी गाड़ी को अकॉर्डिंगली चेंज करता है। दैट्स व्हाई टोयोटा वाज नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। अभी टेस्ला का रेवेन्यू मेरा ख्याल है टोयोटा से ज़्यादा है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स की वजह उसकी ये है कि
17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में अगर आप इतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे तब भी चल जाता था, बिकॉज प्रोडक्शन कम थी और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब तो प्रोडक्शन इज नॉट एन इशू, डिमांड इज एन इशू कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। इतनी डिमांड है कि आप कमर्शियली वायबल वेंचर पर कर सके, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप कस्टमर्स को रिस्पॉन्सिव हो। फैशन में देख लें और चीज़ों में देख लें, फूड में देख लें, कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑफरिंग कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर को रिस्पॉन्सिव हैं तो ये भी आपका एक बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी इज ए बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई प्राइस की प्रोडक्ट बनाएं। क्वालिटी जो है वो एक 10 रुपीज़ के पेन में भी होती है और $100,000 के पेन में भी होती है। क्वालिटी का सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूं तो ये है कि एब्सेंस ऑफ वेरिएशन, यानी आपने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई ये आप बॉल पॉइंट पेन जब ऑन करेंगे और से लिखेंगे तो स्मूथ राइटिंग होगी, इंक नहीं फैलेगा, तो ये एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का पेन, हम कहेंगे दिस इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। इट इज अवेलेबल इन 10 रुपीज बट इट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। ओके, ये हो गए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अजान हो रही है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ मेहदी साहब, आप समझ रहे हैं ना? वालेकुम सलाम सर। हाँ वालेकुम सलाम। मरियम, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चलो वेरी गुड, क्योंकि एक दिन तुम मैनेजर बनोगी तो तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बस मेहनत करना मरियम इस दफा तो। इंशाल्लाह सर। सर इंशाल्लाह बहुत परसों बस। मेहनत तो इंशाल्लाह शुरू कर दी है आज कल से ही। अच्छा, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, तुम तरक्की करोगे इंशाल्लाह। गुड। थैंक यू। ओके भाई, उसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई है दैट इज टर्न अराउंड मैनेजमेंट। टर्न अराउंड किसको कहते हैं? कि एक कंपनी है, डिफिकल्टी में आ गई है, फाइनेंशियल प्रेशर में आ गई है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज कर रही है, मार्केट शेयर लूज कर रही है, रेवेन्यू लॉस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी लॉस कर रही है, लॉस में जा रही है। तो ऐसी कंपनी के लिए बैंकरप्सी से पहले जो एक ऑप्शन होता है वो है टर्न अराउंड। अगर उसको कोई अच्छा विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव मिल जाता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से वो रीस्ट्रक्चर कर लेता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग यूनिट से प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम इसे टर्न अराउंड कहते हैं। और टर्न अराउंड के लिए जाहिर है कि आपको बहुत सारे मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और स्ट्रेटजी से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कल्चर से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आया था दोबारा, तो एप्पल वाज ए स्ट्रगलिंग कंपनी। तो स्टीव जॉब्स ने इतना स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर डेवलप किया वहाँ पे, वर्क एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग डेवलप किए कि वहाँ पे लोग फॉर आवर्स काम करते थे, और स्टीव जॉब्स लेस देन एक्सीलेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, और वो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अंडर स्टिफ प्रेशर रखता था फॉर रिजल्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस। और वो जो मोबाइल के मॉडल्स थे, वो इनिशियल उसने बहुत सारे मॉडल्स रिजेक्ट करने के बाद फिर फाइनली एप्पल का जो मॉडल रिजेक्ट किया, दैट वाज ए एक्सेप्ट किया, दैट वाज ए ब्रेक थ्रू सक्सेस। तो उसका टर्न अराउंड में ज़ाहिर है हम कहते हैं कि भाई स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा रोल है। उसने एप्पल की कंपनी को पूरा कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में। इस वक्त दुनिया की सबसे कैश रिच कंपनी है, मोर देन 250 बिलियन डॉलर उनके पास कैश है। और अब वो उसमें भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कार में। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया गया दैट इज मेंटेनिंग एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स। एथिक्स तो जाहिर है हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक आपकी प्रोफेशनल एथिक्स होती है जो इंडिविजुअली आपके ऊपर अप्लाई होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, सोशल सस्टेनेबिलिटी का ख्याल करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, और जिस इन्वायरमेंट में रहकर जो सोसाइटी इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है और उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, तो उस प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ पोर्शन सोसाइटी को रिटर्न करें। तो और वो लॉज को फॉलो करें, लॉज से अबव अपने आप को रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लीगली ओके होती हैं, लेकिन वो एथिकली उनको हम समझते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो वो उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं जो कि लॉ से अबव होती है। वरना पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन था। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट से ऊपर आकर के तो उसके ऊपर आकर के काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो ऑर्गेनाइजेशंस में आया है। और पहले एथिक्स के इतने कोड्स नहीं होते थे, अब एथिक्स के कोड्स बना दिए गए हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो टॉलरेशन रखती है। बहुत सारे एथिक्स की ऐसी चीज़ें जैसे डिस्क्रिमिनेशन करें तो उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो
ये चीज़ें हैं जो कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इम्पोर्टेंट नहीं होती जा रही हैं, बल्कि ये आपके जो वेंडर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर भी एथिक्स के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर अगर कोई चीज़ निगेटिवली रिफ्लेक्ट होती है तो उनसे सवाल किया जाता है, भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये जवाब नहीं दे सकते कि भाई ये तो हमारे वेंडर ने बना करके दिया था और ये प्रोडक्ट जो है ये उसके अंदर प्रॉब्लम निकल आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है न्यूक्लियस फर्म की है या मैन्युफैक्चरर की है, एंड नाउ दे आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जनाब। तो अभी जो है वो दुनिया के अंदर स्वीट शॉप वर्कर्स के ऊपर वर्किंग कंडीशंस पे एतराज़ हो रहा है कि ऐसी ऐसी जगहों पे आपके टी शर्ट्स बन रहे हैं या आपके कपड़े बन रहे हैं या जूते बन रहे हैं जहाँ पे वर्कर्स बहुत टफ कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है और वो पसीने में नहा रहे होते हैं आपके लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये कंडीशंस जो है बाकी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए लोग मेजर जो न्यूक्लियस फर्म है उसको, जैसे वॉलमार्ट एक न्यूक्लियस फर्म है क्योंकि वही सारी परचेजेस करता है, उसके लिए वो अब लॉबिंग कर रहे हैं। और अब तो आपको पता है कि व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया है उससे बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जनाब आप ये मेक श्योर करें कि जो आपके वेंडर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए अब जो उनके जितने भी बायर्स हैं, उनके जो यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, परचेजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उनका एनवायरमेंटल ऑडिट भी करें और सोशल ऑडिट भी करें, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ब्राइबरी ये बहुत बुरा समझा जाता है। पहले ब्राइबरी जर्मनी में इनसाइड जर्मनी इट वाज़ इल्लीगल, बट आउटसाइड जर्मनी इट वाज़ लीगल। तो उसके इश्यूज़ हैं, अब ख़त्म कर दिया गया है कि ब्राइबरी इज़ इल्लीगल वेदर इट इज़ इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। और फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट को बनाने में जानवरों को तो हार्म नहीं किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को तो हार्म नहीं किया गया है, और अगर हार्म किया गया है तो आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये सारी चीज़ें अब एथिक्स के अंदर आती हैं। और एथिक्स को लोग सिर्फ मेयरली फॉर द सेक ऑफ एथिक्स नहीं अडॉप्ट कर रहे, बल्कि ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसके अंदर आप तमाम एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ का दुनिया में बहुत बड़ा इशू है, वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स कहलाते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स और कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं, अरब कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। अच्छा, इनको कर्स मटेरियल भी कहते हैं, कर्स मिनरल्स भी कहते हैं। वजह उसकी ये है कि जिन कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं, उनसे दूसरे कंट्री के लोग बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो लोग गरीब रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में रेकोडेक इज़ एन एग्ज़ाम्पल, वो गोल्ड और कॉपर के इलाका है, वहाँ पे आपने फैक्ट्री भी लगाई है, गोल्ड और कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ना वो कंपनी प्रॉफ़िट में आ रही है और ना वहाँ के लोगों को उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है। ये इसी तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डी बेयर्स डायमंड एक्सट्रैक्ट करती है, वो कॉन्गो से एक्सट्रैक्ट करती है, लेकिन कॉन्गो एक वार रिफ्ट कंट्री है और वहाँ पे लोग जो है वो ट्राइब्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन उस इलाके से ये कंपनीज अपना डायमंड निकाल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है और अभी तक है। और ख़ास तौर पे टैंटलम, गोल्ड, टंगस्टन, टिन, ये सब कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स में आते हैं और ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो यूरोप को, अमेरिका को, चाइना को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ये दुनिया में अनएथिकल वेज से इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और
ले रहे हैं और जो लोकल वो पॉपुलेशन है उसको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत बुरी बात है। तो इसलिए इसके ऊपर भी कुछ एनजीओज़ हैं जो शोर मचा रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मतलब जितना डी बियर्स कमाता है डायमंड बेच करके, उसका 0.1% भी कॉन्गो के लोगों को नहीं मिलता। उसके बाद एक और नया चैलेंज आया है, मैनेजिंग डाइवर्स वर्कफोर्स। देखिए डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने का चैलेंज 2 वजह से आया है। एक तो बात ये है कि अमेरिका में और यूरोप में यंगस्टर्स कम है, उनका पॉपुलेशन का डेमोग्राफी ख़राब है। डेमोग्राफी बैलेंस्ड नहीं है, नेचुरल नहीं है। मतलब एक पॉपुलेशन में जितने बच्चे होने चाहिए, जितने नौजवान होने चाहिए, जितने मिडिल मिडिल एज लोग होने चाहिए, जितने बूढ़े लोग होना चाहिए एक परसेंटेज के तहत, उस परसेंटेज को उन्होंने ख़राब कर लिया। ख़राब इसलिए कर लिया है कि बच्चे पैदा करने की जो एबिलिटी है उसको उन्होंने कंट्रोल किया और किसी भी एक जगह की नेचुरल पॉपुलेशन को रीगेन करने के लिए आपको 2.1 पर वुमन जो है चाइल्ड बर्थ रेट चाहिए, जबकि अमेरिका में 2 है, 1.9 हो गया है बल्कि अब तो। और यूरोप के बहुत सारी कंट्री में 0.7 है, 0.9 है, 1.1 है, इस तरह है। और बाज़ कंट्रीज़ की तो ये सिचुएशन है कि उनके इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं लोग कि अब वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब है उनको बाहर से लोग, इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन को ओपन किया हुआ है। लेकिन टैलेंटेड लोगों के लिए, नॉलेज वर्कर्स के लिए वो आएँ और नौजवान लोगों के लिए, ताकि उनके पॉपुलेशन का डेमोग्राफी भी सही हो, उनके बिज़नेसेस भी सही हो। क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसेस नौजवानों से चलते हैं, बच्चों से चलते हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉयज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये जो नौजवान होंगे, बच्चे होंगे, तभी आप वहाँ पे चला सकते हैं। इसलिए आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ डेस्परेटली अब हंटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में कि वहाँ के लड़के आएँ और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। यूनिवर्सिटीज़ में उनके अपने इतने लोग हैं ही नहीं कि पढ़ सकें। फिर उनके इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए उनके इतने अपने लोग हैं ही नहीं कि काम कर सकें। तो इसलिए उन्होंने अब डाइवर्सिटी शुरू कर दी। वरना यही लोग थे जो पहले डिस्क्रिमिनेशन करते थे। 1970, 1980 तक डिस्क्रिमिनेशन होती रही है अमेरिका में। अब वो हमें डिस्क्रिमिनेशन ओपन नहीं है, मगर कवर्ड डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी मौजूद। जो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना जो है वो इटसेल्फ एक डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी वाज़ह एग्जाम्पल है। पर डाइवर्स वर्कफोर्स का दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे काम हैं जो कुछ नेशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, दूसरे नेशंस इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में कोडिंग अमेरिकन्स या जनरली गोरे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। कोडिंग जो है वो एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, चाइनीज़ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसी तरीके से मेडिकल प्रोफ़ेशन चूँकि वहाँ बहुत लेंथी है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मेडिकल प्रोफ़ेशन में नहीं जाते क्योंकि 4 इयर्स का पहले आपको अंडरग्रेड करना पड़ता है, फिर 5 इयर्स का एमबीबीएस करना पड़ता है, फिर 3 इयर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फॉर अमेरिकन्स इट इज़ टू मच, फॉर यूरोपियंस इट इज़ टू मच। लेकिन पाकिस्तानी, अमेरिकन, इजिप्शियंस, पाकिस्तानी, इजिप्शियंस, इंडियंस ये लोग इस प्रोफ़ेशन में जाते हैं, इसलिए आपको नज़र आएगा यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो इन कंट्रीज़ से आते हैं। तो वो वहाँ पे इस आउट ऑफ लव नहीं है, बल्कि वजह उसकी ये है कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो पूरी दुनिया से मैन पावर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसको उन्होंने डाइवर्सिटी का नाम दिया है। डाइवर्सिटी का असल जो मीनिंग है और डेफ़िनेशन ये है कि जो आपके पॉपुलेशन की परसेंटेज है, उसी हिसाब से आप लोगों को मेंटेन करें। जैसे आपकी पॉपुलेशन में 10% ब्लैक हैं, तो आप 10% ब्लैक आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में होने चाहिए। 60% आपकी पॉपुलेशन में गोरे हैं, तो 60% गोरे होने चाहिए। इसी तरह इंडियन, अरब्स और ये सारे होने चाहिए। ये डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी का फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग ऑर्गेनाइज़ेशन में आते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन में इनोवेशन का कल्चर ग्रो करता है। तो डाइवर्सिटी के सर्टेन एडवांटेजेस हैं जो कि वो फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। डाइवर्सिटी के अपोज़िट है कोटा सिस्टम। ठीक है, कोटा सिस्टम में आप क्या करते हैं कि आपने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर रेस या सेक्ट या रिलीजन या के लोग जो है उनको आप लेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनको आप नहीं मेन स्ट्रीम में लेंगे। उससे होता क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे इनोवेशन रुक जाती है
और वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाती है और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपको माइंड चाहिए होता है। जब आपने इनटेक पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो इसका मतलब है आपको उस माइंड के लोग मिल ही नहीं रहे। जब आपको उस माइंड के लोग नहीं मिलेंगे तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ख़राब हो जाए। आप एज ए नेशन भी पीछे चले जाएंगे, एज ए कंट्री भी पीछे चले जाएंगे और एज इंडिविजुअल्स भी पीछे चले जाएंगे। तो ये है, दुनिया डाइवर्सिटी की तरफ जा रही है और हम कोटा सिस्टम के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। यू एग्री डिसएग्री? हाँ भाई, कोई साहब डिसएग्री कर रहे हैं तो बता दें भाई, क्योंकि बाद हमारे ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो दूसरे रीजन के होते हैं तो मेरी इस बात से नाराज हो जाते हैं। तो बताइए आप। हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? सर एक बार फिर रिपीट करिए, क्या आपका स्टेटमेंट था जिससे डिसएग्री करना चाहेंगे हम? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया डाइवर्सिटी की तरफ जा रही है और डाइवर्सिटी की तरफ इस तरह जा रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया में कहा है कि जनाब कहीं से भी टैलेंट अच्छा मिल रहा है तो उसको करो, और जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग होने चाहिए, उतनी उसी परसेंटेज से। अब बाकायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी डायरेक्टर होता है जिसका काम ये होता है कि वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करे। समझ रहे हैं आप? मैं डिसएग्री करूंगा। और वो जो है हमारे यहाँ जो है, एक मिनट रुकिए, और कोटा सिस्टम है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों को ज़्यादा लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और हम समझते हैं कि इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। जी बताइए, आप क्या डिसएग्री कर रहे हैं? In the pursuit for diversity, you might actually, sacrifice true talent and merit. मतलब अगर आप मेरिट की बेसिस पे आप करेंगे, isn't that in the best interest of your company and your company's prosperity? जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि डाइवर्सिटी के चक्कर में अब वहाँ पे अमेरिका में ये बातें हो रही हैं कि ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई है यहाँ पे, तो वो भी कोई सही बात नहीं है। तो यस, मेरिट पे लोगों को लेना चाहिए, लेकिन मेरिट के साथ साथ अगर आप डाइवर्सिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, यानी आप लोगों को ले तो रहे हैं, मेरिट पे ले रहे हैं, लेकिन आप डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो दैट मे बी मच बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो इकोसिस्टम के साथ इन हार्मोनाइजेशन हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने जो ये डाइवर्सिटी पैदा की है वो बिला वजह तो नहीं पैदा की है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन ये कि मेरिट को बिल्कुल होना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है कि मेरिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरिट बिल्कुल होना चाहिए, उसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी हो, कितनी डाइवर्सिटी हो, दैट यू कैन ऑलवेज डिबेट। ठीक है, अगर आप डाइवर्सिटी नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों को डोमिनेट करा देंगे मेरिट के नाम पे, तो ये भी ठीक नहीं है। जी सर गल्फ में जैसे उनका हो रहा है कि लोकल जो पॉपुलेशन है उसको उन्होंने हायरिंग कर रहे हैं अब, जी लेकिन यूजुअली जो एक्सपीरियंस है लोगों के उसमें यही है कि वो सीनियर पोजीशन पे या मैनेजरियल पोजीशंस पे होते हैं, बट हाँ, कुछ करते नहीं है सर, मतलब ऐसा कोई इनपुट होता नहीं है उनका। वही कोटा आ रहा है ना वहाँ पे। कोटा आ रहा है ना सर वहां पे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तो अभी इन्हीं मसले मसाइल में उलझा हुआ है कि अभी तो जो है वो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है अभी फिलहाल, हो ही बिल्कुल, नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान से काम हो रहा है वैसे जेंडर डाइवर्सिफिकेशन में ना, हो जैसे रहा है बैंक सर, अब की हो रहा रिक्वायरमेंट है कि वो 40% खवातीन करना है उनको, है, खवातीन अब के कर पास। रहे हैं सर, अब कर रहे हैं, अब जी कर रहे हैं, लेकिन माइंड सेट लोगों का यही है कि ये सही नहीं है। मैं जो एक परसेप्शन बता रहा हूँ। जी जी, वो माइंडसेट है और हमें जो है ये माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह रहे हैं आप, पीछे हो ही गए हैं आप। तो वो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत तो है। वो तो सर ग्रेजुअली हो रहे हैं, हम 47 से अब तक हम तो मैंने जा कोई रहे हैं चीज रिवर्स बेहतर होते हुए डायरेक्शन, नहीं देखी। और रिवर्स डायरेक्शन में जाने की वजह से वो कंट्रीज जो हमसे पीछे थी हमसे आगे निकल गई हैं। ऐसे ये ही लॉजिकल बात है, ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं है।
अगर आप मेरिट का सिस्टम नहीं प्रिवेल करेंगे और डाइवर्सिटी को एडिक्वेटली मैनेज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट ग्रो। सर मेरिट तो हमारे यहाँ कहीं पे भी नहीं है ना, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं है मेरिट। तो आपकी कंट्री का क्या हाल है आपको नहीं मालूम है? पता है सर। यही वजह है। दिस इज द रीजन, सिंपल। हायरिंग पहले हो जाती है, एड्स बाद में आ रहे होते हैं, तो जी बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। जी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। अब मेरिट को आप पीछे कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट आपका कंट्री पीछे जा रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पीछे जा रही हैं। यस, चलें, अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे। ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड एंजॉय द वीकेंड एंड द मैच एज वेल। ऑल द बेस्ट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.